अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। ये बेसिकली इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी की हमारी लास्ट क्लास है, जिसमें हमें जो है वो ये दो तीन नई चीज़ें सिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन पहले थोड़ा सा जो है वो रिवीजन कर लेते हैं। ये देख लेते हैं थोड़ा सा जो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है वो क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की थी। अगर ये थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है तो मुझे जो है वो मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो बेसिकली चैनल पे पड़ी है, तो वहाँ से भी तुम लोग देख सकते हो रिकॉर्डिंग। मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा दूँ ताकि थोड़ा सा ये पता चल जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें लास्ट क्लासेस में डिस्कस की थी। तो स्टार्टिंग जो थी वो हमने प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्रोबेबिलिटी। what is basically probability? Probability is the likelihood of any event to happen. Probability has a very simple formula in which we have two things. First thing is the numerator, which is basically the favorable outcomes, and the denominator is the total outcomes. फेवरेबल आउटकम्स इज बेसिकली द इवेंट जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं वो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। टोटल आउटकम का मतलब हमने देखा था कि हमारे एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल कितने आंसर्स हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन परसेंटेज और डेसिमल में भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, और जो है वो इसको फ्रैक्शन में भी लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है वो बेसिकली इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी थी। टू टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज थी, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल। सैंपल स्पेस मैंने हम डिस्कस कर लिया। सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि जितने भी टोटल आउटकम्स हैं, जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं, उन सबको मैं जो है वो सेट की फॉर्म में एक जगह जमा कर दूँ तो वो जो है मेरे पास सैंपल स्पेस बन जाता है। और इवेंट बेसिकली फेवरेबल आउटकम्स का बताते हैं हमें। उसके बाद हमने कुछ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए थे कि किस तरह प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखी थी। द नेक्स्ट थिंग वाज द टर्मिनोलॉजीज। कुछ इवेंट्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट इवेंट बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे दो इवेंट्स को कहा था जो कभी भी साथ नहीं हो सकते। इसकी एग्जांपल हमने देखी थी कि मैं एक डाइस को रोल करता हूँ और इवन नंबर और ऑड नंबर के दो इवेंट जो हैं, ये ऐसे इवेंट्स है कि अगर हो सकता है पहली बारी में ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा, अगर इवन नंबर आता है तो ऑड नहीं आएगा। तो ये दो इवेंट्स कभी भी साथ नहीं हो सकते। तो ऐसे दो इवेंट्स को हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का नाम दिया था। जैसे कि एक वक्त में आप आगे और पीछे नहीं मूव कर सकते, एक वक्त में आप ऊपर नीचे नहीं मूव कर सकते, इसी तरह ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। अच्छा, इसके बाद हमने जो है वो ये चीज़ देखी थी कि फिर हमने नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं वो हमारे पास ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कभी साथ भी हो सकते हैं और जो कभी साथ नहीं भी हो सकते। डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी देखे थे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेसिकली ऐसे दो इवेंट्स थे जो कि बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, जिनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। और डिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे दो इवेंट्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर डिपेंड करती है, और उनके जो है वो एक की प्रोबेबिलिटी हमेशा दूसरे पर डिपेंड करेगी। तो ऐसे दो इवेंट्स को हमने डिपेंडेंट इवेंट्स का नाम दिया था। द लास्ट वन और द लीस्ट वाज द इक्वली लाइकली इवेंट्स। ऐसे दो इवेंट्स इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम हो। जैसे कि स्कूल खुलने की और स्कूल ना खुलने की, बारिश होने की और बारिश ना होने की, ये सब की हेड और टेल की एक फ्लिप में, ये सब की प्रोबेबिलिटी जो है ये सेम है, 50-50% है। तो 50-50% है मतलब प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए जो है वो इस तरह की इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है हम उनको इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट टास्क हमने ये देखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जो क्वेश्चन है वो किस तरह पूछा जाता है और हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो हमने ये देखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हम और के वर्ड से आइडेंटिफाई करते थे, और हमें पता था और का वर्ड होता है। और का वर्ड अगर आ जाए तो इसका मतलब है कि वी हैव टू जस्ट ऐड द प्रोबेबिलिटीज। दोनों प्रोबेबिलिटीज को निकाल के हमें उनको ऐड कर देना है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट ऐसे इवेंट्स हैं जो कि कभी मतलब एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते। तो इनके क्वेश्चन में हमेशा एंड का लफ्ज आता था, और एंड का मतलब होता था मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। ठीक है, ये दो काम हमने सबसे पहली क्लास में किया था। नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको फिर यूनियन और इंटरसेक्शन का एक कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने आपको बोला था कि इंटरसेक्शन को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा होता है कि अगर मेरे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी, तो अगर मैं इन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालना चाहूँ तो उसका मतलब ये होगा कि आई हैव टू फाइंड बोथ ऑफ द इवेंट्स, आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। दोनों इवेंट्स को एक साथ होना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें इंटरसेक्शन बताता है। यूनियन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो यूनियन बेसिकली जो है वो या फिर ये बताएगा कि इवेंट ए या इवेंट बी या दोनों। तो यूनियन में हमेशा तीन चीजें आती हैं। जैसे कि हमने वेन डायग्राम शेडिंग की थी तो उसमें हमने देखा था इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एरिया आता था, ओवरलैपिंग एरिया। ओवरलैपिंग एरिया का मतलब होता था कि इस जगह पे ए भी है और बी भी है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली इस जगह पे मौजूद है।
तो यही इंटरसेक्शन का मतलब प्रोबेबिलिटी में है कि दोनों इवेंट्स को साथ होना। ये इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर। और यूनियन में हमने देखा था, जब इंटरसेक्शन शेडिंग करते थे तो हमने देखा था यूनियन में तीन एरियाज बेसिकली शेड होते थे। सेट जो पहले सेट है, जो जो पहला सर्कल है उसका भी एरिया, दूसरे सर्कल का भी एरिया, और जो कॉमन एरिया था वो भी शेड करते थे यूनियन में। तो यूनियन में बेसिकली तीन एरिया शेड हो जाते थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क था वो बेसिकली हमें ये देखना था कि हमें हर इवेंट का यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना था। तो पहले हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को पिक किया। फिर हमने जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे जब गौर किया तो हमें पता चला कि अगर दो इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये तो दो साथ हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि इनका इंटरसेक्शन हमेशा जीरो आएगा। तो हमें फिर ये बात याद हो गई थी कि हमें कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जीरो ही आएगा। उसके बाद हमने ये देखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का यूनियन यानी और कैसे निकलता है, तो वो हम पहले ही देख चुके थे कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज को निकाल के हम ऐड कर देते थे। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का यूनियन और इंटरसेक्शन हमने देखा था, जिसपे एक पूरी वीडियो थी, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। दो तरीकों से सॉल्व होता था, एक इजी तरीका था और एक फॉर्मूला मेथड था। फिर हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स का भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमने उसका भी यूनियन और इंटरसेक्शन निकाला था। इंटरसेक्शन मतलब एंड तो हम पहले ही निकाल चुके थे। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का एंड का मतलब तो मल्टीप्लाई था, दोनों प्रोबेबिलिटीज को निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है। और यूनियन के लिए हमें देखना था कि म्यूचुअली है कि नॉन म्यूचुअली है, तो वो नॉन म्यूचुअली होते हैं। तो नॉन म्यूचुअली के लिए हमने नॉन म्यूचुअली का फॉर्मूले से एक जो है क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें आपको पता है कि अगर पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है और वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने फॉर्मूला यूज किया था। इतना काम हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी का कर चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा स्टार्ट में वही फॉर्मूला थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद फिर जो आज हमारा मेन टास्क है हम उसकी तरफ जो है वो चलेंगे। तो ये वीडियो बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे ही है, और ये हमें बेसिकली थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा कि वो फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। और यूनियन निकालने के जो जो दो तरीके थे, एक सिंपल तरीका था और एक फॉर्मूला मेथड था, उन दोनों से मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे, और जो है ताकि हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो में जो बेसिकली हमारा मेन टास्क है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। एक तो तरीका हमें पता है कि हम जो है वो अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर दो साइड्स एक साथ, दो इवेंट्स एक साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो वो म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली हो गए। एक दूसरा तरीका भी है जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि अगर मेरे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी, और मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, मतलब मेरे पास एक डाइस है जिसको मैं रोल कर रहा हूँ, तो सैंपल स्पेस जो है वो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। इवेंट ए के जो मेंबर्स हैं वो 1 2 3 है, और इवेंट बी के जो मेंबर्स हैं वो 5 और 6 है। और मेरे पास एक और सेट है, सेट सी, जिसके मेरे पास मेंबर्स हैं 3 4 5। तो ये तीन मेरे पास इवेंट्स हैं ए बी और सी, और मुझे आइडेंटिफाई ये करना है कि क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं कि नहीं है। तो मैंने अभी ये चीज डिस्कस की थी कि अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन हमेशा जीरो आएगा, इनमें कोई कॉमन मेंबर नहीं होगा। तो मैं अगर सेट ए और बी को देखता हूँ तो देखने से ही मुझे आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि ये दोनों इवेंट जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। लेकिन मुझे थोड़ा सा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि मैं ए ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट कर लूंगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि आई हैव टू फाइंड द कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। तो कॉमन एलिमेंट्स ए और बी के तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी सेट का नंबर होता है, एम्प्टी सेट का नंबर का मतलब ये हो गया कि ऐसा सेट जिसके कोई मेंबर्स नहीं है। तो जब कोई मेंबर्स नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम जीरो हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली इसकी 0/6 मतलब जीरो हो गई। तो पी एंड बी मतलब पी इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू जीरो। और अगर दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो मुझे पता है कि वो दोनों जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि ए और बी जो है, दीज टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब मैं ए और सी को पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि क्या ए और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मैं ए और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करता हूँ, लेकिन उसका इंटरसेक्शन जो है वो बेसिकली 3 आ रहा है, मतलब एक मेंबर है जो दोनों सेट में मौजूद है। तो चूंकि मेरे फेवरेबल आउटकम 1 हो गया और टोटल आउटकम 6 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी मेरी 1/6 हो गई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और सी जो है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर मैं बी और सी की बात करूं तो बी इंटरसेक्शन सी में भी जो है वो एक कॉमन एलिमेंट है 5। तो इसका मतलब है कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 आ गई, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो बी और सी भी जो है वो
नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये एक तरीका हो गया जिससे आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन इसके लिए डाटा को भी देखना पड़ेगा कि आपके पास जो डाटा है वो बेसिकली सेट्स की फॉर्म में है। तो थोड़ा वेन डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ये तो तरीका हमें समझ में आ गया। अगर वेन डायग्राम बनाने के लिए किसी ने कहा आपको, तो आपके पास दो वेन डायग्राम स्क्रीन पे बनी हुई है, एक में ओवरलैपिंग एरिया, एक में ओवरलैपिंग एरिया नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता है कि ओवरलैपिंग एरिया जो है वो बेसिकली नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में होगा, और ओवरलैपिंग एरिया नॉन म्यूचुअली में हो गया, और जो वो दूसरा वाला है वो बेसिकली जिसमें ओवरलैपिंग एरिया नहीं है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का हो गया। अच्छा, यूनियन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन तो मुझे पता है, इंटरसेक्शन जो है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का जीरो हो गया। और अगर मुझे यूनियन फाइंड आउट करना है तो यूनियन फाइंड आउट करने के लिए जो है मेरे पास जो फॉर्मूला है बेसिकली उसको मैं लिखता हूँ पी ऑफ ए और बी, या पी ऑफ ए यूनियन बी। तो उसके लिए मुझे पता है कि नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि इनमें कॉमन एरिया आता है। और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो ये इंटरसेक्शन ए, जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है ये जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए, वो पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो ब्लू में जो आपका फॉर्मूला है वो बेसिकली यूनियन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का, और जो रेड में आपके पास फॉर्मूला है वो बेसिकली फॉर्मूला है यूनियन ऑफ म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक एक क्वेश्चन इनका डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। हमारे पास एक सेट ए है जिसके मेंबर्स हैं 1 2 3, और सेट बी है जिसके मेंबर्स हैं 3 4 5। हमारा टास्क क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है कि नॉन म्यूचुअली है। तो मैंने देखते ही आइडिया कर लिया कि 3 और 4 यहाँ भी हैं, 3 और 4 यहाँ भी हैं, तो इसका मतलब है कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो मैंने पहले वेन डायग्राम बना ली इनकी। वेन डायग्राम बनाने के बाद जो है मैंने इनका फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला मुझे पता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, दो तरीके से मैंने आपको बोला था यूनियन निकालने के, एक फॉर्मूला मेथड है और एक सिंपल मेथड है। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पहले जो है वो मैं पी ऑफ ए निकालूंगा। पी ऑफ ए निकालने के लिए मेरे पास ए के 4 मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब है फेवरेबल आउटकम 4 हो गया, और टोटल आउटकम मेरे पास 6 है। क्योंकि सैंपल स्पेस में मेरे पास 6 पॉसिबल आंसर्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है कि देयर आर ओनली 3 मेंबर्स इन बी एंड द टोटल मेंबर्स आर 6, सो द प्रोबेबिलिटी इज 3/6। ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करो कि आपसे गलती हो जाती है कि आप जो है वो अपने इवेंट्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आप कहते हो कि नहीं यार ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो आपने फॉर्मूला ये वाला लगाया और आपने दोनों को ऐड कर दिया। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 7/6, जो कि गलत है। वाई? बिकॉज यू नो दैट प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1। तो दिस मीन्स दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू हैव रिटन द रॉन्ग फॉर्मूला। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने फॉर्मूला सही करना है और आपको अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए आपको क्या करना है, कॉमन पार्ट में देखना है कितने एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन पार्ट में मेरे पास 2 एलिमेंट्स है, 3 और 4। सो द प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गए और टोटल आउटकम 6 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/6। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 5/6। ये फॉर्मूले से आंसर आया। ठीक है, अब मैं आपको सिंपल तरीके से भी करके दिखा देता हूँ। क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, तो पहले मैं ए यूनियन बी कैलकुलेट कर लेता हूँ। यूनियन का मतलब आपको पता है, आई हैव टू कंबाइन बोथ द मेंबर एलिमेंट्स in such a way that no one should be repeated and no one should be left out. So the answer of A union B will be 1 2 3 4 5. And since I know that the favorable outcomes, ये मेरा favorable outcome है, ये मेरा event है, तो इसमें 5 बेसिकली फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल जो है वो बेसिकली मेरे पास 6 हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो 5/6 इसका आंसर आ गया, जो कि वही आंसर है जो कि मुझे फॉर्मूले से मिला था। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं। एक और इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने फॉर्मूले मेथड से भी आपको करा दिया और मैंने सिंपल मेथड से भी करा दिया। इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि जल्दी से फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक और सेट आ गया सी, जिसका मेंबर है 6, और अब मुझे जो है वो पी ऑफ बी यूनियन सी निकालना है। तो जब मैं बी और सी को देखूंगा तो मैं देखूंगा बी और सी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि बी और सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये।
मैंने फॉर्मूला वही वाला लिख दिया नॉन म्यूचुअली का, लेकिन ये गलत नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कुछ कॉमन नहीं है, तो वहाँ जीरो आ जाएगा, फॉर्मूला वही बन जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने वेन डायग्राम जल्दी से बनाई और मैंने उसको फिल कर लिया। वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप बना लो तो कोई गलत बात नहीं है। उसके बाद मैंने जल्दी से देखना है बी में फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3, टोटल आउटकम 6 है तो 3/6। सी में देख लिया मैंने फेवरेबल आउटकम 1 है 1/6, और चूंकि इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो -0, और मेरा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 4/6, जो कि रिड्यूस होकर 2/3 बन गया। ये सिंपल मेथड से भी करोगे तो यही आंसर आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इट्स अप टू यू टू पिक द मेथड, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये सिंपल मेथड जो है ना वो अप्लाई नहीं होता, हमें हमें फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आपको ये दोनों मेथड बता दिए कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई म्यूचुअली एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यूनियन कैसे फाइंड आउट करना है, म्यूचुअली का तो जीरो होता है इंटरसेक्शन, नॉन म्यूचुअली का आपने जो है वो फाइंड आउट कर लिया था, इंटरसेक्शन किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो बेसिकली थोड़ा सा रिवीजन हो गया है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि हमें डिपेंडेंट इवेंट्स का भी एक क्वेश्चन करना है, तो मैं वो इस जो क्लास में इस लेक्चर में, ठीक है ये लास्ट लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का, तो मैं इसमें आपको डिपेंडेंट इवेंट्स का भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ। डिपेंडेंट इवेंट्स मैंने आपको बताया था ऐसे दो इवेंट्स जो एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को चेंज करें, जो एक दूसरे के टोटल आउटकम्स को रिफ्लेक्ट करें, जो मतलब जिसमें टोटल आउटकम्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हो, जिसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों मतलब दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड करे, ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। इसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, और इस तरह की एग्जांपल्स हमने पहले भी मैंने आपको डिस्कस की थी कि एक बैग ऑफ मार्बल है, मतलब एक बैग में मार्बल भरे हुए हैं सारे, और मैंने जो है वो पहले एक मार्बल पिक किया और मैंने उसको कहीं और रख दिया, फिर मैं उसी बैग में से दूसरा मार्बल पिक करूंगा तो मेरे पास पहले जो टोटल था वो नेक्स्ट टाइम के टोटल से अलग होगा, क्योंकि पहले अगर 10 टोटल था तो अगली बारी में 9 टोटल हो जाएगा। तो ये जो टोटल चेंज हो गया बेसिकली इसकी वजह से प्रोबेबिलिटीज चेंज हो गई है। तो ऐसे दो इवेंट जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन एक हमारे पास है। वी हैव अ क्वेश्चन इन विच एंड्रयू हैज 8 ब्लैक सॉक्स and 4 brown socks in a sock drawer and it's too dark to tell the colors apart. If he chooses one sock, एक सॉक्स उसने चूज किया, उसने पहन लिया और फिर दोबारा उसने उसी ड्रॉअर में से दूसरा सॉक निकाला है, ठीक है। मतलब अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। उसने जो है वो 2 अटेम्प्ट्स किए हैं, उसने पहले एक सॉक निकाला, पहन लिया और फिर दोबारा उसी ड्रॉअर में से दूसरा सॉक निकाला है। तो ये देखो दोनों में जो है ना पहली बारी में और दूसरी बारी में टोटल चेंज हो रहा है। तो जब टोटल चेंज हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो रही है, तो जब प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई तो ये डिपेंडेंट इवेंट हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, यानी उसने ब्राउन पिक किया है और फिर दोबारा ब्राउन पिक किया, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चूंकि ये डिपेंडेंट इवेंट्स है तो आपको बस इस चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ आपको सवाल को थोड़ा गौर से पढ़ना है। सवाल को गौर से पढ़ने के का मतलब ये है कि यू हैव टू फाइंड द थिंग, रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट वाली जो चीज है वो आपको फाइंड आउट करनी है कि क्या इसमें रिप्लेसमेंट हो रही है कि नॉन रिप्लेसमेंट है। क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि हम अज्यूम करेंगे कि रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि इफ ही चूजेस वन सॉक एंड पुट्स इट ऑन एंड देन चूजेस अनदर सॉक, मतलब यहाँ रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है, उसने सॉक्स पहन लिया है। तो हमें फिर जो है वो एक एक सॉक हर बार कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि हमारा टोटल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो पहले मैं ब्राउन अपने जो है वो फर्स्ट ब्राउन 2 अटेम्प्ट्स है, ठीक है 2 अटेम्प्ट्स है मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, दोनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग निकालूंगा और उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 2 अटेम्प्ट्स है। 2 अटेम्प्ट का मतलब है एंड ब्राउन एंड ब्राउन। तो पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन निकालता हूँ। सिंस आई हैव 4 ब्राउन सॉक्स, मेरे पास 4 ब्राउन सॉक्स हैं और मेरे पास जो टोटल जो सॉक्स हैं दैट आर 12, 4 brown socks out of 8 plus 4 is 12. So 4/12 will be the probability of the brown sock. तो 4/12 इसकी probability हो गई, जिसको reduce करके मैंने लिख दिया 1/3। तो ये तो पहली अटेम्प्ट हो गई मेरी। ये पहली अटेम्प्ट में जो ब्राउन की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/3। अब मुझे दोबारा दूसरी प्रोबेबिलिटी में भी ब्राउन निकालना है। तो आप खुद सोच के बताओ कि मेरे पास 4 ब्राउन सॉक्स थे, तो अब मैं एक निकाल चुका हूं, तो अब मेरे पास अब कितने ब्राउन सॉक्स हो गए? बिल्कुल सही, 3 ब्राउन सॉक्स हो गए। और टोटल पहले 12 था और अब कितना हो जाएगा टोटल, क्योंकि मैं एक सॉक निकाल चुका हूँ तो टोटल भी एक कम हो जाएगा। तो मेरे पास अब जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 3/11, क्योंकि पहले 4 ब्राउन सॉक्स थे, मैं एक निकाल चुका हूँ, तो अब ब्राउन सॉक्स जो है वो 3 हो गए। ब्लैक सॉक्स तो 8 ही रहेंगे, क्योंकि ब्लैक सॉक्स की तो बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो ब्राउन की बात कर रहा है। तो ब्राउन पहले 4 थे, अब 3 हो गए, और टोटल पहले 12 था, अब 11 हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/11।
तो चूंकि ये दो इवेंट्स हैं, दो अटेम्प्ट्स हैं सॉरी, तो दो अटेम्प्ट्स का मतलब है कि मैंने ब्राउन एंड ब्राउन पिक किया, तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, दोनों की प्रोबेबिलिटीज मैं निकाल चुका हूँ, तो मैं 1/3 और 3/11 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/11। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्राउन एंड देन ब्राउन, मतलब पहले भी ब्राउन निकालूं और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी ब्राउन निकालूं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/11, जो कि बहुत ही कम है। तो दैट वाज अ क्वेश्चन बेसिकली ऑन द डिपेंडेंट इवेंट। ये डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन था जिसमें आपको रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो जहन में रखना पड़ेगा कि दो अटेम्प्ट्स हो रही हैं और क्या रिप्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो रिप्लेसमेंट अगर हो रही है तो इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाएंगे वो, क्योंकि रिप्लेसमेंट अगर हो गई तो मेरे पास हर बार टोटल आउटकम सेम आएंगे, लेकिन अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रही तो फिर मेरे पास टोटल आउटकम्स हर बार डिफरेंट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे डिपेंडेंट इवेंट्स डिपेंडेंट बन जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन में जो है वो रिप्लेसमेंट और नॉन रिप्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट का आपको दिखा दूं ताकि ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें जो है मैं एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर लेता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। हमारे पास कुछ मार्बल्स हैं, ठीक है, हमारे पास जो है वो रेड, ब्लू और ग्रीन मार्बल्स हैं। वी हैव 6 रेड मार्बल्स, वी हैव 4 ग्रीन मार्बल्स एंड वी हैव 5 ब्लू मार्बल्स, ऑल टुगेदर वी हैव 15 मार्बल्स। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज आवर क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता क्या है। रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर एक बार आपने मार्बल बाहर निकाल लिया तो आप उसको पुट नहीं करोगे वापस, मतलब हर बार आपका मार्बल एक एक कम होता रहेगा। लेकिन रिप्लेसमेंट में क्या है कि अगर आपने एक मार्बल पिक कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आप वो मार्बल वापस बैक उसमें डाल दोगे बॉक्स में दूसरी अटेम्प्ट से पहले, तो हर बार आपके जो टोटल मार्बल्स हैं वो 15 ही रहेंगे, वो बराबर ही रहेंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, हम एक एक क्वेश्चन दोनों टाइप का कर लेते हैं, एक रिप्लेसमेंट का कर लेते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट का कर लेते हैं। पहले जो है वो हम जो है वो विथ रिप्लेसमेंट का कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे पास कुछ मार्बल्स हैं, वी हैव 6 रेड मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स एंड 5 ब्लू मार्बल्स, टोटल ऑफ 15 मार्बल्स। टोटल हमारे पास 15 मार्बल्स हैं, 6 रेड हैं, 4 ग्रीन है और 5 ब्लू हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। पहली अटेम्प्ट में हमें जो है वो रेड मार्बल पिक करना है, दूसरी में हमें ग्रीन मार्बल पिक करना है और तीसरी अटेम्प्ट में हमें ब्लू मार्बल पिक करना है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट मतलब हमारे जो टोटल मार्बल्स हैं वो चेंज नहीं हो रहे। चलिए अब देखते हैं उसको सॉल्व कैसे किया उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड मार्बल। रेड मार्बल मेरे पास 6 है एंड द टोटल मार्बल इज 15, सो द प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 6/15, जिसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करके 0.40 लिख दिया। क्योंकि ये क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट का था तो मैं इस मार्बल को वापस बॉक्स में डाल दूंगा और मेरे पास वापस टोटल 15 हो जाएगा। अब मुझे ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सो द प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल 4 है और टोटल 15 है, तो 4/15 जो कि 0.27 हो गया। फिर रिप्लेसमेंट है तो मैंने वापस ये मार्बल पे डाल दिया अंदर, और फिर मुझे ब्लू की निकालनी थी, तो ब्लू की मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 5/15, जो कि इक्वल टू 1/3.33 डेसिमल्स में आ गई। ये विद रिप्लेसमेंट था। विद रिप्लेसमेंट में आप देखो आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा, हर बार आपका डिनोमिनेटर 15 है। क्योंकि 3 अटेम्प्ट्स हैं तो मैंने 3 प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं, तो अब मुझे तीनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 अटेम्प्ट थी। जब मैंने तीनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 0.036, जो कि 3.6% के बराबर है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ यही पॉसिबिलिटी, मतलब इसी तरह प्रोबेबिलिटी निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, फिर रिप्लेसमेंट हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। यही क्वेश्चन है हमारे पास, 6 रेड मार्बल, 4 ग्रीन, 5 ब्लू। अब हमें रेड मार्बल पहली अटेम्प्ट में निकालना है, दूसरी में ग्रीन, तीसरी में ब्लू विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अब मार्बल्स कम होते रहेंगे। अगर मैंने एक बार मार्बल निकाल लिया तो मैं उसको वापस पुट नहीं करूँगा, मेरा डिनोमिनेटर कम होता रहेगा। रेड की बात करता हूँ, रेड का वही फॉर्मूला है, रेड मार्बल 6 है, टोटल 15 है, 6/15 0.40। अब जो मार्बल निकाला है वो वापस अंदर नहीं जाएगा,
तो एक रेड कम होके 5 हो जाएगा और टोटल भी कम होके अब 14 हो जाएगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिर मुझे क्या ग्रीन मार्बल निकालना है, तो ग्रीन मेरे पास 4 है और टोटल मेरे पास 14 है। तो 4/14 इज माय प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 0.29। अब ग्रीन बाहर आ गया तो इसका मतलब एक ग्रीन कम हो गया, ग्रीन कट होके 3 हो गया और टोटल भी कट होके 13 हो गया। Then I have to find the probability of the blue marble. The blue marble is 5 and the total is 13. So the probability is 5/13, जो कि टोटल जो है जिसका 0.38 के बराबर है। विदाउट रिप्लेसमेंट है, बिल्कुल 3 अटेम्प्ट हैं। देखो विदाउट रिप्लेसमेंट में डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। 3 अटेम्प्ट थी, तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मुझे तीनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे को फाइनल आंसर आया दैट इज इक्वल टू 4.4%। और आप देख सकते हो कि विदाउट रिप्लेसमेंट आपका आंसर 4.4% आ रहा है और विद रिप्लेसमेंट आपका आंसर 3.6% आ रहा है। दिस इज बिकॉज द डिनोमिनेटर इज चेंजिंग इन विदाउट रिप्लेसमेंट। आपका विदाउट रिप्लेसमेंट में डिनोमिनेटर बार बार चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी फिर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सो दिस वाज अ क्वेश्चन ऑन विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि विदाउट रिप्लेसमेंट में और विद रिप्लेसमेंट में क्या चीज़ होती है। टुडेज लास्ट टास्क, लास्ट वीडियो जो है इज ऑन ट्री डायग्राम। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम है, ठीक है। ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। दिस इज बेसिकली अ सैंपल स्पेस। जैसे हमने 2 डाइस को रोल करते हुए हम एक सैंपल स्पेस बनाते थे पूरा, जिसमें हमारी सारी पॉसिबिलिटीज लिखी हुई होती थी। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम इज ऑल्सो अ सैंपल स्पेस, जो कि हम बनाते हैं अपनी सारी पॉसिबिलिटीज लिखने के लिए। उसमें सारी पॉसिबिलिटीज हम मेंशन करते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। जो क्वेश्चन पूछता है फिर वो हम आंसर दे देते हैं। मतलब सारे आंसर हमारे सामने लिखे होते हैं, हमें बस उनको उठा के मल्टीप्लाई और प्लस करना होता है और अपना आंसर देना होता है। तो ट्री डायग्राम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें ब्रांचेस होती हैं, तो इसीलिए इसको ट्री डायग्राम कहते हैं। तो एक ट्री डायग्राम का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है और सप्लीमेंट्री वर्कबुक में आप ट्री डायग्राम बहुत सारे देखोगे। तो जब ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आ जाएगा तो आई होप वो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये ट्री डायग्राम है, प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम विदाउट रिप्लेसमेंट। We have 7 blue counters and 4 yellow counters in a box. 2 counters are removed and their colors are recorded. 2 counters are removed का मतलब है मैंने बारी बारी दोनों में मैंने बारी बारी उस बॉक्स में से काउंटर्स को निकाला है और मैंने कलर को रिकॉर्ड किया है। और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, याद रखो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, ठीक है। मतलब मैंने काउंटर निकालने के बाद कहीं दूर रख दिया। आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 काउंटर्स विद द सेम कलर, ठीक है। तो सिंस दिस इज अ ट्री डायग्राम, इस तरह के क्वेश्चंस ट्री डायग्राम से बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती है ना, तो वो ट्री डायग्राम से सॉल्व हो जाते हैं और इसमें गलती के भी चांसेस कम होते हैं। तो ट्री डायग्राम, क्योंकि ट्री नाम है तो मुझे ब्रांचेस बनानी है, तो देखो इसको मैं बना कैसे रहा हूँ उसको जरा गौर से देख लेना, क्योंकि हम एक ही सवाल करेंगे इस टॉपिक का। तो ब्रांचेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2 ब्रांचेस बनाऊंगा पहले, ठीक है, क्योंकि ये ट्री है। तो सबसे पहले मैं ब्रांच बनाता हूँ। ब्रांच बनाने के लिए मैंने जो है वो एक लाइन जो है वो ऊपर की तरफ ड्रॉ करूंगा और एक लाइन जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉ करूंगा, जिससे मेरी 2 ब्रांचेस हो जाएंगी। एक पे मैं जो है वो ब्लू मेंशन कर दूंगा, क्योंकि बी फॉर ब्लू एंड वाई फॉर येलो, ये मेरी 2 ब्रांचेस हो गई। अब मुझे दोनों की प्रोबेबिलिटीज लिखनी है। तो ब्लू काउंटर्स मेरे पास है टोटल 7 एंड टोटल इज 7 + 4 कितना होता है 11। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 7/11। अब मुझे येलो की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो येलो आर 4 एंड अ टोटल ऑफ 11। तो येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/। तो ये तो मेरी पहली अटेम्प्ट हो गई। मुझे 2 अटेम्प्ट्स करनी है, तो इसका मतलब है कि ये मुझे इसके आगे 2 ब्रांचेस और बनानी पड़ेगी। तो मैं फिर दो बी के आगे भी 2 ब्रांचेस बनाऊंगा और वाई के आगे भी 2 और ब्रांचेस बनाऊंगा और उनकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी फिल करने के लिए मुझे ये देखना है कि क्वेश्चन किसका है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, अब मैं सेकंड अटेम्प्ट पे आ गया। ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट हो गई। फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लू पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/11 है और येलो पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 4/11। अब मैं आता हूँ अपनी सेकंड अटेम्प्ट में, जो कि ब्लू के आगे मुझे 2 ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी। तो मैंने ब्लू के आगे जो है वो 2 ब्रांचेस बना दी, एक पे ब्लू लिख दिया और एक पे येलो लिख दिया। आपको भी इसी तरह करना है, ठीक है। अब मुझे जो है वो प्रोबेबिलिटी फिल करनी है।
तो अब जरा गौर से ये देखो कि पहली अटेम्प्ट में मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी थी वो 7/11 है। तो अब मैं ब्लू पिक कर चुका हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने ब्लू पिक कर लिया है, ठीक है। इसका मतलब है कि आई हैव पिक्ड अ ब्लू काउंटर। तो नेक्स्ट टाइम एक ब्लू भी कम हो जाएगा और एक टोटल भी कम हो जाएगा, क्योंकि मैं ब्लू पिक कर चुका हूँ ना। और जब ऊपर से कम होगा तो नीचे से भी कम हो जाएगा। तो यहाँ 7 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, क्योंकि अब ब्लू मार्बल मेरे पास 7 नहीं है, मेरे पास 6 है। तो नेक्स्ट टाइम जो ब्लू की वो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी 6/10, क्योंकि 11 भी नहीं होगा, 11 तो टोटल है। 11 तो टोटल था, एक कम हो गया तो 10 हो गया। अच्छा, अब आ जाओ येलो की प्रोबेबिलिटी में। अच्छा, इसको समझाने के लिए जो है ना, मैं थोड़ा सा तुम लोग को डॉट्स बना के दिखा देता हूँ, ताकि फिर तुम लोग क्लियर हो जाए। मेरे पास 7 ब्लू काउंटर्स थे और 4 येलो थे। तो जब मैंने ब्लू पिक किया तो ब्लू मैंने कट कर दिया। तो ब्लू कितने बचे 6, और येलो कितने बचे, तो 4 ही है ना। तो येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/10। 11 नहीं होगा 10, क्योंकि मैं एक कम कर चुका। ठीक है, अब मैंने ब्लू के आगे 2 ब्रांचेस बनाई, अब येलो की बारी है। अब येलो के आगे 2 ब्रांचेस बनाता हूँ। चलो, अब पहला केस क्या है कि मैंने येलो को पिक कर लिया। ठीक है, मैंने येलो पिक किया है। तो अब ये येलो कट जाएगा, यहाँ से येलो पे क्रॉस आ जाएगा। ब्लू इस पे क्रॉस नहीं आएगा, इस पे क्रॉस आ जाएगा। तो ब्लू कितने होंगे, वो तो 7 ही रहेंगे, क्योंकि मैंने तो येलो पिक किया है, वो तो ब्लू तो 7 रहेंगे। तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, मैंने ब्लू लिख दिया, येलो लिख दिया, तो ब्लू तो 7 ही बचे, तो वो 7/10 हो जाएगा। डिनोमिनेटर तो कम होगा ना, क्योंकि मैं एक काउंटर पिक कर रहा हूँ। और येलो की कितनी हो जाएगी, येलो थे 4 और मैंने येलो पिक किया है, तो येलो एक कट हो गया। येलो कितने बचे 3 बचे, और टोटल कितना हुआ 11 था, अब कितना हो गया 10। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 10। तो ये बेसिकली मेरे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम है, जिसमें मैंने अपनी सारी पॉसिबिलिटीज लिखी। क्योंकि मेरे पास 2 अटेम्प्ट थी तो मैंने 2 अटेम्प्ट कर ली। अगर 3 अटेम्प्ट बोलता तो मुझे इसके आगे फिर एक और हर किसी को 2-2 ब्रांचेस देनी पड़ती, वो क्वेश्चन और मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो ये 2 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, हमने 2 अटेम्प्ट का फिल कर लिया। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू काउंटर्स विल बी ऑफ द सेम कलर। तो सेम कलर का क्या मतलब है, या फिर ब्लू ब्लू होंगे या फिर येलो येलो होंगे। ब्लू येलो नहीं हो सकते क्योंकि सेम कलर नहीं है। तो यहाँ मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है, मतलब ब्लू ब्लू भी हो सकता है और येलो येलो भी हो सकता है। तो क्योंकि मेरे पास 2 अटेम्प्ट हैं, तो मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करूंगा। जो 2 आंसर्स आएंगे मैं उनको ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। हमेशा पॉसिबिलिटीज को आप जो है वो ऐड करते हो, और जो 2 अटेम्प्ट है आप उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा और ऊपर नीचे मैं ऐड करूंगा। ये मैंने एक छोटी सी ऐसी ट्रिक लिखी कि मैं यूं मल्टीप्लाई करूंगा। अभी मैं आपको एरो बना के दिखाता हूँ कि ये ऑप्शन है मेरे पास एक ब्लू ब्लू, और मेरे पास एक ऑप्शन है येलो येलो। तो पहले मैं ब्लू ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, मतलब ब्लू एंड ब्लू। तो ब्लू एंड ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पहली वाली में ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 7/11 और दूसरी वाली में ब्लू की प्रोबेबिलिटी है 6/10। और एंड है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 42/110। इसको अभी रिड्यूस नहीं कर रहे क्योंकि हमें ऐड करना है अपने दोनों आंसर, तो इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। ब्लू ब्लू की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मैं येलो येलो की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ। तो पी ऑफ येलो येलो क्या हो जाएगा, पहली बारी में येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/11, और दूसरी वाली में येलो की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/10। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया 12/110। इसके अलावा मेरे पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, बस सेम कलर्स यही है। अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, तो अब मैं इन दोनों पॉसिबिलिटीज को ऐड कर देता हूँ। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 54/110, क्योंकि 42 और 12 होते हैं 54, और 110 आ जाएगा। और जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 27/55, जिसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, जिसको आप होल नंबर में भी लिख सकते हो, आप जैसे लिखना चाहो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम थी, इसमें मुझे प्रोबेबिलिटी सेम कलर्स की फाइंड आउट करनी थी। फर्स्ट करो मेरे पास क्वेश्चन होता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टू काउंटर्स विल बी ऑफ डिफरेंट कलर। तो फिर मैं किस किस को लेता, मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ करता ब्लू और येलो। एक एक पॉसिबिलिटी ये हो जाती, और एक पॉसिबिलिटी क्या होती येलो और ब्लू। ठीक है, तो इसी तरह फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करता हूँ और दोनों पॉसिबिलिटीज को ऐड करके अपना आंसर देता हूँ। तो ये जो है ना, ये फायदा है प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम का, कि आपके सामने सारी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, फिर आप उसमें से पिक करो कि आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। और ये चीज याद रखना कि विद रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा
विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट आते हैं। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आपने ये नंबर ही गलत फिल किए प्रोबेबिलिटी के, तो फिर आपका टोटल फाइनल आंसर भी अलग ही आएगा और गलत ही आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आएगा। तो ये जो था प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल एंड है, इख्तिताम है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो प्रैक्टिस के जो है वो मैंने दिए भी हैं, मैं सॉल्व भी कर दूंगा इंशाल्लाह, चैनल पे अपलोड भी करूंगा। तो आप लोग भी ट्राई करो, क्योंकि इस तरह के बहुत क्वेश्चन हैं आपकी सप्लीमेंट्री वर्कबुक में। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अंटिल देन कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे बिल्कुल पूछ लेना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अगर समझ नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना।